बात शुरू की थी कि देखें बात ये होती है कि इंसान में कोई भी है उसने आखिरकार एक दिन पूरा हो ही जाना है। नहीं बच्चों, तो देखिए आपके साथ भी ऐसे ही होगा कि आप अचानक चलते जा रहे होंगे, सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, कड़क की आवाज आएगी घुटने में से और आप कहेंगे आए, तो फिर आप लोगों से पूछेंगे हो रे की होया, तो पीछे एक बंदा मजाक में कहेगा बस जी जवानी लंघ गई है ना जी। तो आपके साथ भी ऐसा होना है, जिसकी जिंदगी आपके साथ ये होगा। अब बुढ़ापे में आपको पता है खांसी, नजला, जुकाम, बीमारियां, काम कहाँ होता है, बहुत मुश्किल है बुढ़ापे में काम होना। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको कहा जाए कि बजाय हमारे ऑफिस में आके रोजाना खांस खांस के सबको तंग करना है, उससे अच्छा तुम घर बैठे पेंशन लो, हमारी जान छोड़ो, ताकि माहौल जो है वो खसू की बजाय वर्कू हो जाए। अच्छा चलिए, एनीवे, तो हम बात ही करते थे कि पेंशन एक फंड है, यानी ये लॉ का हिस्सा नहीं है, ये फालतू पढ़ा रहा हूं मैं, यानी जाहिर है नेट से भी तो कुछ देखना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट तो देना चाहिए। अच्छा, पेंशन फंड आर पूल ऑफ सेविंग एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। पेंशन फंड वो होता है जिसके अंदर पैसा आपकी सैलरी से निकल के एक्यूमुलेट होता रहता है किसी फंड में, और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी आपने गिवन पॉइंट दिया होता है, they are sum of flow of employer and employees and contribution and investment income eventually become benefited paid। ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। जाहिर है इसके अंदर भी पैसा आप भी डालते हैं, कुछ एम्प्लॉयर भी डालता होगा, और फिर डेफिनेटली इसके अंदर जो आप पैसा जमा करते हैं वो भी कहीं इन्वेस्ट होता होगा, तो उसका क्या आता होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम आती होगी। इस तरह एक वक्त आता है कि जो आप पैसा डालते हैं वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो पैसा वहां से जमा होकर उसमें से जो इंटरेस्ट आ रहा होता है वो खासी खातिर ख्वाह बड़ी अमाउंट हो जाती है, इसको हम पेंशन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फिर ग्रेचुटी और पेंशन में क्या फर्क है, या इससे पहले हमने ग्रेचुटी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड, इनमें क्या फर्क है? ये तीनों ही बुढ़ापे के बेनिफिट है, ये तीनों ही बुढ़ापे के बेनिफिट है। पेंशन वो है जो आप इकट्ठी भी ले सकते हैं, पार्ट्स में भी ले सकते हैं। ग्रेचुटी वो है जो सम अप होके मिलनी है, ठीक है, सॉरी, प्रोविडेंट वो है जो सम अप होके मिलना है, यानी पैसा इकट्ठा हुआ, इकट्ठा मिल गया, ये प्रोविडेंट है। मिसाल के तौर पे ये बच्चा रिटायर हुआ, फर्ज करें आज इसकी उम्र 61 साल हो गई, तो हम इसको जो है वो सी ऑफ करने आए बाहर पर, तो इसको 3 चीजें देके भेजेंगे, एक साफ जवाब नहीं, सॉरी वो नहीं, एक ये है कि एक हम इसको भेजेंगे प्रोविडेंट फंड, यानी एक बड़ा सा डब्बा जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड डाल के इनको देंगे। एक पेंशन फंड होगा जिसको कुछ एक सैलरी आज मिल गई, फिर वो पेंशन मिलती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता इनको, क्या हाल। अच्छा, और एक होगी ग्रेचुटी। ग्रेचुटी ये होती है कि आप बड़े अच्छे वर्कर हैं, वो किसी के लिए है किसी के लिए, ग्रेचुटी अच्छे वर्कर को दी जाती है कि जाते जाते एक इनाम के तौर पे भी रकम दे दी जाए, यानी प्रोविडेंट भी है, पेंशन भी है, साथ ग्रेचुटी भी है। अब पेंशन 2 तरह की होती है, एक वो पेंशन होती है जो आपको एम्प्लॉयर देता है, और एक पेंशन वो होती है जो आपने अपने स्मार्ट वर्क के तहत जो है वो कोई स्कीम खरीद ली होती है। तो ये दोनों अलग-अलग चीजें, ये दोनों अलग। फर्ज करेंगे मैं सरकारी मुलाजिम हूं, तो मैं 17-18 ग्रेड पर रिटायर हो रहा हूँ, तो एक पेंशन वो है जो मुझे मिलेगी मेरी एम्प्लॉयर की तरफ से, लेकिन एक पेंशन ये है कि मिजान वाले मेरे पीछे पड़ गए कि जनाब हमारी एक पेंशन स्कीम है वो खरीद लें, वो मैंने खरीद ली, तो वो एक अलग पेंशन। तो ये दोनों का स्टेटस अलग अलग है। यहाँ जो पेंशन का जिक्र आ रहा है ये कौन सी वाली है, ये एम्प्लॉयर वाली है। ये कौन सी है, एम्प्लॉयर वाली। अब इसके ऊपर लॉ क्या कहता है, अब ये आपका लॉ है, यानी पेंशन इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके मुताबिक पेंशन जो रिसीव करते हैं 2 बंदे, एक वो जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, कौन है शाबाश, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, जैसे जनरल अली कुली खान, मेजर सनाउल्लाह बेग। अच्छा, तो ये आर्मी के ऑफिसर्स हैं, इनसे हम कुछ भी नहीं लेंगे टैक्स में, इनसे तो ले भी नहीं सकते अगर होता भी तो। नहीं बच्चों, एक बात है, अगर होता भी तो आप क्या ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से भी आप कुछ नहीं ले सकते, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से भी आप कुछ नहीं ले सकते। इन सबको क्या है, एग्जाम्प्ट हो सकता है। एग्जाम्प्ट इनको करना हो तो फिर ये अकेलों को एग्जाम्प्ट होता तो लोग बातें भी तो आजकल बड़ी करने लग गए हैं ना, तो फिर उन्होंने कहा इनको भी एग्जाम्प्ट कर देते हैं और इनको भी कर देते हैं ताकि बातें करने, तो फिर होता है उनको भी तो एग्जाम्प्ट है। नहीं बच्चों, लेकिन चलो हमें इससे क्या लगे,
तो बहरहाल याद रहेगा यूनिफॉर्म वालों की पेंशन पे कोई पैसा टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी अफसर कोई भी चाहे सूबे का हो या फेडरल का दोनों पे तो भी लगेगा कहां पे, यहां शुरू होता है एनी पेंशन रिसीव बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम एम्प्लॉयर शैल बी एग्जाम्प्टेड। ये भी एग्जाम्प्टेड। तुम पैकेजेस में काम करते हो, तुम नेस्ले में काम करते हो, तुम प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करते हो या रैकेट एंड कॉलमैन में काम करते हो, अगर तुम पेंशन ले रहे हो अपने ही एम्प्लॉयर से तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो किस किस पे टैक्स नहीं है? शाबाश। ऑन विच? आर्म फोर्सेस पे टैक्स नहीं है, सर फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है, और अगर एक प्राइवेट एम्प्लॉय भी अपने एम्प्लॉयर से पेंशन लेता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन इफ पर्सन कंटिन्यू वर्क फॉर एम्प्लॉयर, यानी वो रिटायर हो गया, 60 साल का हो गया, पेंशन ले ली, लेकिन एम्प्लॉयर ने देखा कि ये तो अभी भी फिट है और मैं इसकी इंटेलिजेंसिया से फायदा उठा सकता हूं, और उसने कहीं उसको बाग में दौड़ते हुए देखा है या क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो उसकी गेंद अभी भी 140 की स्पीड पे निकल रही है, बैट्समैन की यहां से जा रही, उससे कहा नहीं यार ये बंदा अभी भी बड़ा टैलेंटेड है जो 60 साल की उम्र में बाउंसर मार सकता है, इसका मतलब ये इसको जाया करने की जरूरत नहीं है। तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर लेता है, लेकिन कंटिन्यू करने के बाद वो कहते हैं कि हमने ये माफ किया था सिर्फ उनको जो सच्चे बाबे, तो ये तो बाबा नहीं हुआ, ये तो अभी भी शरारती है, लिहाजा क्या लगेगा इस पे? टैक्स लगेगा। ठीक हो गया बच्चों? सही होगी बात? ये अभी भी अपने बेटे की फूलों वाली शर्ट पहन के नहीं जी लिबर्टी फिर रहा होता है, तो इस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अच्छा बच्चों, तो ये होगी बात। अच्छा, इफ अ पर्सन रिसीव मोर देन वन पेंशन, यानी ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला एक से ज्यादा दे देता है पेंशन। अच्छा, तो अगर किसी बंदे की एक से ज्यादा पेंशन है, देन ओनली हायर पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड। फिर हायर पेंशन एग्जेम्प्ट होगी और बाकी पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, उन पर टैक्स लगेगा। अ पर्सन एज मोर देन 60 ईयर, देन ऑल पेंशन शैल बी एग्जेम्प्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेंशन्ड कंडीशन। तो ये सारी कंडीशन 58 वाले बाबे के लिए। अगर वो सच में 60 साल का बाबा हो गया और इसका प्रूफ ले आया, वो जैसे ये प्रूफ ले आए, तो फिर बाकी भी सारी पेंशन को क्या करेंगे? माफ कर देंगे। ठीक है? तो आपने समझा 70 साल की उम्र में बाउंसर माने, बाउंसर 60 से पहले ही लगता है, 60 के बाद बाउंसर नहीं लग सकता। 60 के बाद हाँ वो बैठ के गाना सुन सकता है, वो बाउंसर वाला नहीं। वो राहत फतेह अली खान का एक गाना है, नहीं, कारी बदली जवानी की छठी वल्लाह यार, है ना? नहीं सुना? चलिए आप सुनिए, अपनी एज में जाके सुनिए। ठीक है? अच्छा, तो बात मुझे ये समझ आई बच्चों कि जो आर्म फोर्सेज है उन पे कोई टैक्स नहीं, एग्जेम्प्टेड है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से ले रहे हो पेंशन तब भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयर से पेंशन ले रहे हो लेकिन काम भी कर रहे हो और एज अभी 60 नहीं है, तो फिर भी आपको टैक्स देना है। ठीक है? लेकिन अगर आप 2-3 पेंशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 2-3 पेंशन ले रहे हैं, इफ रिसीव मोर देन 1 पेंशन, तो फिर जो हायर वाली उस पर माफ कर देंगे, बाकी पे माफ नहीं करेंगे। और एक बात और, जब आपकी उम्र 60 साल से तजाविज कर जाएगी, फिर आपको रियल सीनियर सिटीजन में डाल देंगे, फिर आपकी किसी भी ऐसी पेंशन पे हम टैक्स नहीं लेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए इसको समझने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, एक सवाल आपने सामने रख लेते हैं। मिस्टर अमजद इज वर्किंग एज अ रेजिडेंट, वर्किंग एज अ रेजिडेंट नहीं, वर्क होना चाहिए, एज अ रेजिडेंट मैनेजर इन बहरिया टाउन सोसाइटी फ्रॉम 2019 टू 2020। फ्रॉम 2020 टू 2012 ही वर्क फॉर इत्तफाक हॉस्पिटल मॉडल टाउन। ठीक है? ये बड़ा अच्छा दोस्त है मियां साहब का। एंड फ्रॉम 2012 से 2021 ही वर्क फॉर LGS स्कूल। अब नतीजा ये है कि इसको जो पेंशन मिल रही है 2022 में, उसको पेंशन मिल रही है 25,000 पर मंथ। कहां से? प्राइवेट हॉस्पिटल यानी इत्तफाक हॉस्पिटल से। 16,000 मिल रही है कहां से?
बहरिया टाउन से और 15,000 मिल रही कहां से, LGS से। तो अगर देखा जाए तो 25,000 को मल्टीप्लाई करता हूं 12 से, कितना हो जाएगा, ये कर देते हैं इसको एग्जाम्प्ट, ठीक है। और जो 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, शाबाश, और फिर 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये 1,92,000, ये 1,80,000, ये एग्जाम्प्ट नहीं होंगे, ये टैक्स्ड होंगे दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टैक्स्ड हो जाएंगे। अब फर्ज करें कि जो मिस्टर अमजद है इनकी उम्र है 58 ईयर्स, 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद ये रियल सीनियर सिटीजन हो जाएंगे और फिर इनको सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम जी, कोई चीज मुश्किल, नो मुश्किल, चल अच्छी बात। अच्छा बच्चों, अब आगे बात किसकी, ग्रेचुटी की। अच्छा, ग्रेचुटी क्या चीज है, इसको जो गोरे लिखते हैं के लिए मैंने किसी जगह से फिक्रा चुराया है, वाइल ग्रेचुटी इज अ लम सम अमाउंट। ग्रेचुटी क्या है, एक लम सम अमाउंट है। आप इस हाथ से देख लीजिए ना, ये जाते जाते ही नाम, ग्रेचुटी क्या है, लम सम अमाउंट है। प्रोविडेंट फंड ऑन द अदर हैंड इज एन इन्वेस्टमेंट फंड इनटू विच बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मेक कंट्रीब्यूशन। आपको लास्ट लेक्चर अगर याद हो तो हम 3 जगह से पैसा लेके एक फाउंटेन में डालते थे, एक एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉयर का, एक इन्वेस्टमेंट इनकम का। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट फंड है, जबकि ग्रेचुटी क्या है, लम सम अमाउंट है, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि पेंशन इज अ लाइक सेलिंग फ्यूचर पेंशन, ये फ्यूचर के लिए होती है, और ग्रेचुटी इज अ नेम गोज इज फॉर अ गुड सर्विस रेंडर्ड, यानी ये कि नाम होता है अच्छी मेहनत करने का। इसका मतलब ग्रेचुटी देते सबको होंगे, लेकिन जो अच्छा काम करता होगा उसको ग्रेचुटी बहुत ज्यादा मिलती होगी, और जो जरा हल्का काम करता होगा उसको ग्रेचुटी कम मिलती होगी। लेकिन जो हमारा लॉ है वो क्या कहता है, लॉ कहता है कम्यूटेशन ऑफ फंड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट आर पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय अ बोर्ड शैल बी एग्जेम्प्टेड, यानी इसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी कह देते हैं। और अगर ये पेंशन स्कीम है जिसको अप्रूव्ड कराया गया है तो इस पर कोई भी चीज नहीं मांगी जाएगी, माफ, यानी कोई ऐसी पेंशन स्कीम जिसको अप्रूव करा लिया एम्प्लॉयर ने, उसको कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, अप्रूव कराने का फिर तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार क्या है कि पूरे निजाम का ऑडिट करवाएं इंडिपेंडेंट, फिर उसकी रिपोर्ट लगाएं, फिर उसका फॉर्म है, फिर जाएं और फिर कमिश्नर से इसे अप्रूव कराएं। क्योंकि लंबा काम है तो अक्सर फर्में नहीं करती, तो जब नहीं करेंगी फिर उसका टैक्स पड़ेगा, और अगर करा लेंगी तो क्या होगा, एम्प्लॉय को फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब ग्रेचुटी आर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव ऑन अ रिटायरमेंट, उसके लिए जो लॉ बना है वो इस टेबल में। पहली बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है, फुली एग्जेम्प्टेड, ग्रेचुटी फ्रॉम अप्रूव्ड बाय कमिश्नर फुली एग्जाम, ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड, कितनी, 3 लाख। इसका मतलब है ग्रेचुटी के 3 लेवल, एक ऐसी ग्रेचुटी जो टोटली अनअप्रूव्ड है, कभी किसी के साथ जाके बात ही नहीं की इदारे ने कि हम ग्रेचुटी को कोई निजाम बनाया हुआ, हमने कभी किसी से बात ही नहीं की, उसका हल क्या है, क्या कहेंगे कि अप्लाई अमाउंट एग्जेम्प्टेड विल बी लोअर ऑफ, इसमें से जो कम होगा वो दे देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ 50% ऑफ रिसीवेबल अमाउंट, यहाँ क्या दे देंगे 75,000। यानी आज तक ग्रेचुटी का किसी को बताया ही नहीं इदारे में, तो फिर ला ये वाला लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने लोअर लेवल की अप्रूवल ली हुई है, लोअर लेवल की अप्रूवल क्या है, लोअर लेवल की अप्रूवल ये है कि उसे बोर्ड से अप्रूव करवा लिया होगा। इसके लिए जरा छोटा प्रोसीजर है। अच्छा, हर ग्रेचुटी फंड पहले अप्लाई होता है अप्रूवल के लिए, तो पहले बोर्ड की अप्रूवल मिलती है।
अगर उस स्टेज से आगे नहीं गया तो फिर वो पूरी तरह अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, अगर अप्रूव्ड होता तो क्या हो जाता, एग्जैम्प्ट हो जाता। अगर बोर्ड ने अप्रूव कर लिया यानी पहली स्टेज तक चला गया तो फिर क्या होगा, फिर 3 लाख तक। लेकिन अगर आप उसके बाद भी फॉलो अप करते रहते हैं, साल 2 साल लग जाते हैं इस काम में, आप फिर भी फॉलो अप करते रहते हैं, तो फिर वो टोटली अप्रूव हो जाएगा। फिर जब भी आप किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसमें नुमाइंदा चेक करेगा कि आपने वाकई पैसा ठीक तरह लोगों के लिए रखा है और वो पैसा सही अकाउंट में इन्वेस्ट हुआ है। यानी जाहिर है वो चाहते बेनिफिट चाहते हैं ना मुआशरे का, मकसद उनका यही है। तो अगर वो प्रॉपर निजाम है तो ठीक है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर बोर्ड ने अप्रूव किया कि हाँ निजाम बन गया इनके यहाँ, ये सिर्फ ये होता है रिपोर्ट किया है आपने और उन्होंने रिपोर्ट होते ही मान लिया कि हाँ निजाम बन गया, तो फिर इसको क्या कहेंगे, ये बोर्ड से अप्रूव है। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल ही आपने कभी किसी को बताया ही नहीं है तो फिर तो 75,000 या 50%, लोअर ऑफ बोथ, दोनों में से जो कम रह जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ आई बात की? क्यों जी, तो आप क्या याद आया, पहली बात क्या याद आई कि अगर ग्रेच्युटी का कभी इदारे ने किसी को बताया ही नहीं है तो फिर 50% ग्रेच्युटी या 75,000 जो कम होगा वो माफ कर देंगे, इतना बाकी टैक्स में डालेंगे। और अगर बोर्ड ने अप्रूव किया तो फिर 3 लाख तक, और अगर ये टोटली अप्रूव फंड है तो फिर ये एग्जाम्प्ट होगा। ठीक होगा बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे है मिस्टर असलम is employed in GL private company. His basic salary is 80,000 per month. In the tax year 2020, he resigned on a March 1st, 21 and received 180,000 from unapproved gratuity fund. तो ये क्या है? Totally unapproved. अब इसमें ये होगा कि इस साल का इनका जब हिसाब शुरू होगा ना, टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2020, तो क्या होगा, बेसिक सैलरी कितनी बच्चों, महीने कितने काम किया इस साल इन्होंने, आखिरी साल था इनका यहाँ पे, क्या ख्याल है बच्चों? नहीं, उधर 2020 खुद ही कहा है, 21 है, 21 होना चाहिए, चले ठीक है। अच्छा बच्चों, तो क्या करूं अब मैं, शाबाश, कितने महीने, मार्च 9 महीने बन गए ना, क्या हाल है, ये कब मार्च है तो 8 महीने बनेंगे, क्या हाल है कि 9 बनेंगे, क्योंकि 3 उधर के और रिजाइन ऑन ये कब मार्च। अब लाजिम नहीं है कब मार्च पर रिजाइन किया, हो सकता है मार्च का महीना पूरा ही लिया उसने, पूरा हो जाएगा ना मार्च में, क्योंकि उसको एक सैलरी ज्यादा मिल जाएगी ना यार पिछली वाली, क्या हाल है, एक सैलरी हमेशा आगे जाके मिलती है, जैसे फरवरी की सैलरी मार्च में मिलेगी या जून की सैलरी जाके आगे चलेगी। अगर 30th का हिसाब हो ना, कभी भी सोचिए 30th को, फिर आपने महीना एग्जैक्ट लेना, यानी अगर 30th फरवरी, फिर कितने महीने बनेंगे, 8। लेकिन अगर यकम मार्च हो गई, 5 मार्च हो गई, 3 मार्च हो गई, तो इसका मतलब एक सैलरी उसे रिसीव हुई है इस महीने, तो महीना काउंट हो जाएगा। तो दुनिया में 2 निजाम चलते हैं, एक निजाम चलता है कि 31 तारीख को या महीने की आखिरी तारीख को सैलरी मिल गई, वहां पे ये होता है कि जो महीना आ गया वही। लेकिन अगर यकम 2, 4, 5 यानी अगले महीने का एक भी दिन आ गया तो अगला महीना शुरू हो गया, फिर ऐसी सूरत में पिछली सैलरियों में से एक सैलरी आगे जा रही होती है। जैसे जो यकम जुलाई को सैलरी मिली थी वो पिछले टैक्स ईयर जून की थी, और हमारा सैलरी में सिस्टम क्या होता है कि सैलरी मिलने पे टैक्स लगता है, अक्रूवल बेस पे नहीं लगता। अच्छा, तो फिर 9 महीने कर लेते हैं, ठीक है, तो 9 8 का 72, 7,20,000 कर दिया। अब इसके बाद इनकी जो ग्रेच्युटी है उसका हिसाब क्या करूं मैं, तो आप कहेंगे सर इनकी ग्रेच्युटी का हिसाब ये करें कि इनको ना आप 50% निकालें इनकी ग्रेच्युटी का, 1,80,000 का 50% बनता है 90,000, और लॉ में लिखा हुआ कितना 75,000, तो 75,000 हमने लेना है, तो हमने लेना है लोअर ऑफ
तो लोअर ऑफ की वजह से इनका ये जो सैलरी इनको ग्रेचुटी मिली है 1,80,000, इसमें से 75,000 आप माइनस कर दीजिए और बाकी जो बचे वो इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा 1,05,000। ठीक हो गया बच्चों? तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कितना, 8,25,000। ठीक हो गया बच्चों? ये हो गई इनकी टैक्सेबल इनकम, अगर कोई और चीज नहीं है। फिट हो गई की बात? अब जरा एक आध सवाल ऐसा कर लेते हैं जिसके अंदर जो है वो अनअप्रूव्ड फंड हो। ठीक है जी, तो देखिए इसके अंदर क्या है जी, मिस्टर असलम एम्प्लॉयड इन जी प्राइवेट लिमिटेड, हिज बेसिक सैलरी इज ₹80,000 पर मंथ, टैक्स ईयर 2020, ही रिजाइन ऑन March 31st। अब ये आ जाएगा वो वाला जो आप कह रहे थे, क्लोजिंग बिल्कुल। एंड रिसीव 4,70,000 फ्रॉम ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड, टोटली अप्रूव्ड नहीं, अप्रूव्ड बाय बोर्ड by FPR, and 2 lakh commutation of unapproved pension fund। तो वो क्या है, कम्यूटेशन ऑफ अनअप्रूव्ड पेंशन फंड। अब यहां पे क्या होगा, बेसिक सैलरी आ जाएगी भाई की 80,000, क्यों जी, और 80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 9 के साथ, तो ये कितना बन गया, 7,20,000। ठीक है, अब ले आते हैं हम इनका कौन सा, सबसे पहले ले आते हैं इनकी ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी जो है वो आ रही इनकी कितनी, 4,70,000। लेकिन चूंकि ये अप्रूव्ड बाय बोर्ड है, तो अप्रूव्ड बाय बोर्ड में क्या रूल था शाबाश, कि 3 लाख तक ये जो है एग्जेम्प्टेड थी। तो हम कहेंगे कि एग्जेम्प्ट अप टू कितना, 3 लाख। उसकी वजह इट इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड, तो ये बोर्ड से अप्रूव हुई है। अच्छा, तो ये आ गया बच्चों 1,70,000 इधर आ गया। ठीक है जी, दूसरी तरफ अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन, जिसमें इन्हें मिला कितना, 2 लाख रुपया, और इसका रूल ये कहता है कि 50% ऑफ 2 लाख रुपया, जो बन गया 1 लाख, और ला का 75,000, तो ये आ जाएगा। और इस तरह यहां से इनको जो बचेगा वो होगा 1,25,000। इस तरह इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी, शाबाश, 10,15,000 टैक्सेबल। ठीक हो गया बच्चों? यहां पे आके हम इस चैप्टर